क्यों इतनी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, डेवलपमेंटल डिले की कंडीशंस के रेट ऑफ इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे अब हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, कैसे इनकी क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करके इनके वो स्ट्रेंथन अप करना है। तो उन सब थेरेपीज़ के बारे में हम बात करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताने वाला हूँ कि जितना पॉडकास्ट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। एक चीज़ और होती है कि हमारा जो ब्रेन है वो कंडीशनिंग पे काम करता है। अब जैसे अगर आप कभी देखते हैं टीवी में, अगर ना आता है एंजाइटी वाला साउंड्स आती हैं, शूं शूं शूं, सो दैट एक्साइट्स योर ब्रेन। बर्थ क्राई, क्यों ज़रूरी है रोना, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सो आई थिंक ये हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड आवर व्यूअर्स कि राइट चैनल क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की होने वाली मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर, जैसे कि ऑटिज्म हो गया या फिर डेवलपमेंट डिले की बात हो गई। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चारू, जो कि ईस्ट ऑफ दिल्ली से हैं। तो मैम हमें बताने वाली हैं कि जो डेवलपमेंट डिले की इश्यूज़ हैं या ऑटिज्म की इशू हैं, तो उनको कैसे क्योर करना है, कैसे हम आने वाली जनरेशन को संभालें और कैसे उनको इस प्रॉब्लम से निकाल कर ले पाएँ। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर अभी लोग काफ़ी अवेयर नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में हम उन थेरेपी को लेके डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अर्ली एज में इन नोटिस कर पाओ कि डेवलपमेंट डिले का इशू चल रहा है या फिर ऑटिज्म का इशू चल रहा है। तो मैम से हम जानते हैं। तो डॉक्टर चारू, स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को आप क्लैरिटी दें कि ओटी क्या है, ऑटिज्म क्या है और डेवलपमेंट डिले के क्या इश्यूज आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैम प्लीज़। थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और रही बात हमारे आने वाले फ्यूचर, जो कि हमारे बच्चे हैं जी, उनको चेंज करने से पहले मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम अपना प्रेजेंट चेंज करें। ऑब्वियस, जैसे कि हम अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि जिन पेरेंट्स ने बच्चों को बर्थ देना है तो उनकी पहले हेल्थ इंटैक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमारे पेरेंट्स की हेल्थ, हमारी यंग जनरेशन की हेल्थ, थॉट प्रोसेस, तो जिससे हमारे बच्चे आने वाले इफेक्ट होने वाले हैं। हमारा अपना लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल हमारे बच्चों को इफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स कि इस तरह से बच्चे क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, डेवलपमेंटल डिले की कंडीशंस के रेट ऑफ इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे अब हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, जिसे हमें बहुत ईजिली इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे चंचल हैं। इस उम्र में तो बहुत चंचल होते ही हैं, तो बड़ी आम बात है, हो जाएंगे ठीक। इन सब चीज़ों में, और फिर इनके लिए हमें क्या करना है, इनका जीवन कैसे बेहतर बनाना है, कैसे ब्राइट बनाना है, कैसे इनकी क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करके इनके वो स्ट्रेंथन अप करना है। तो उन सब थेरेपीज़ के बारे में हम बात करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दैट्स अ ग्रेट। और मैं अपने व्यूअर्स को बताने वाला हूँ कि जितना पॉडकास्ट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अभी तक ये वीडियोस को देख रहे हो, आप अभी भी इस पॉडकास्ट में बने हुए हो, तो ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बन चुकी हैं कि हम अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, बहुत लोग वर्किंग रहते हैं, या फिर बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली है। हम अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज में फोन्स पकड़ा देते हैं कि लो भाई जाओ गेम खेलो, कहीं वीडियोस देखो, हमें परेशान मत करो, क्योंकि लोगों का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो चुका है। दैट इज़ ट्रू, जिसे मैं नाम देती हूँ हम सोशल प्रेशर में जीते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से बच्चे नहीं, इवन हम भी बड़े, जो जितने भी एडल्ट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर में जी रहे हैं कि उसका बच्चा तो इंग्लिश बोलता है, क्या मेरा बच्चा क्यों नहीं बोलता है। एग्जैक्टली। ध्रुव, आपके भी बच्चे होंगे, तो ये प्रेशर मैं समझती हूँ कि आपके माइंड में भी होगा कि अब जो मेरा बच्चा कर रहा है, अरे उसका बच्चा तो इतना आगे चला गया, उसका बच्चा स्पोर्ट्स में जा रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। सो ये जो हम क्यों फाइंड आउट करते हैं ना बच्चों के अंदर और कंपटीशन क्रिएट करते हैं, तो एक सोशल प्रेशर जा रहा है बच्चों में। ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है जो कि अननोइंगली पेरेंट्स अपना प्रेशर बच्चों पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आई थिंक हमें इसीलिए बहुत कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लॉज भी अब ऐसे आ गए हैं कि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, आप बच्चों को मार नहीं सकते। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ तो सब कुछ होता था, मतलब बच्चों को से बोलते कि जो प्यार करता है वही मारता है। पापा ने पीट दिया, मम्मी से पूछ लिया कि पापा ने इतना क्यों मारा, अरे वो प्यार भी तो करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब पापा पीटते नहीं है, मम्मी पीटती हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है।
तो हम आप लोगों को बोर नहीं करते हैं, हम एकदम डायरेक्टली मैम से क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैम एक्सपर्ट है, मैम को 18 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 18 साल का मैम ने बच्चों को ऑब्जर्व किया है। क्योंकि मैम जो है वो अर्ली एज से लेके, मतलब जो बच्चे आफ्टर 8 मंथ और मे बी 1 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें ये चीज़ें नोटिस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वहाँ से लेके 10-12 साल तक के बच्चों को मैम क्योर करते हैं, उनको थेरेपी देते हैं। मैम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कंसल्ट करते हैं, तो हम दोनों मोड्स को भी समझेंगे कि कैसे काम करती हैं वो थेरेपीज ऑनलाइन में और या ऑफलाइन में, और क्या क्या टेस्ट आपको कराने पड़ते हैं, क्या क्या आपको इसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, किस तरीके से पूरा वर्क प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं मैम। सबसे पहले तो मैं ध्रुव ये इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है जी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये थेरेपी है क्या, तभी हम उस थेरेपी को अप्रोच करेंगे। जैसे मैं आपसे ही पूछूंगी क्या आप जानते हो उसके बारे में कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत इजी है इसको समझना। एक ऐसी ब्रांच है हेल्थ साइंसेज की, एज ए जो वर्ड है वो खुद ही बताता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आपका ऑक्यूपेशन है, मेरा ऑक्यूपेशन है, exactly. हम इसे इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ थेरेपी विच मेक्स यू मोस्ट इंडिपेंडेंट। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास बच्चा आता है 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है? हम बड़े डिलेमा में हो जाते हैं, ऑक्यूपेशन बच्चा, तो ये रिलेट नहीं होता। बट यस, इफ यू थिंक इट, थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे तो आप रिलेट कर सकते हो कि एक बच्चे का भी कुछ ऑक्यूपेशन होता है, लाइक प्ले बिहेवियर, है ना। प्ले इज एन एक्टिविटी, प्ले जो है बच्चे का मेन ऑक्यूपेशन है। तो हम उस पे काम करते हैं कि बच्चा एज अप्रोप्रिएट काम कर पा रहा है या नहीं। अगर बच्चा 6 महीने का है, जैसे हम बात करते हैं डेवलपमेंटल डिले की, तो उसे क्रॉल करना चाहिए। वो क्रॉलिंग करेगा तभी चीजों को अप्रोच करेगा, तभी इंटरैक्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट से। अगर बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, विजुअल ट्रैक नहीं कर रहा, चीजों को देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो हम गेस कर सकते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग। तो हमें ये समझना है कि एज अप्रोप्रिएट टास्क, एज अप्रोप्रिएट ऑक्यूपेशन बच्चे का क्या होता है। लेकिन हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा, या बच्चा बोल नहीं रहा, या बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा चीजों को देख के, या अपने पापर पे गया है, देखो बिल्कुल बोरिंग टाइप का, एकदम शांत है। लेकिन ये एक्चुअली बच्चों की ये वो है नहीं, एनवायरनमेंट एक्टिविटी नहीं है। हर कोई बच्चे को क्रॉल करना इंपॉर्टेंट है, और हर किसी बच्चे को स्टार्टिंग में हर चीज को देख के रिएक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चाहे वो कोई भी इंसान हो, जब भी हम किसी नई चीज को देखते हैं तो उसे देख के रिएक्ट ही करते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज अ रिस्पॉन्स। जैसे हम बोलते हैं कि रिस्पॉन्स, जैसे मैंने देखा, हम इस रूम में आए बैठे, तो एक रिस्पॉन्स आता है टू द एनवायरनमेंट कि इस कलर का सोफा है, इस कलर की लाइट्स है, इस कलर का टेबल है, एंड इट इज लुकिंग सो अट्रैक्टिव टुगेदर। तो जब एनवायरनमेंट मिलता है, आपकी जो सारी चीजें हैं वो मिलके एक एम्बियंस बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है। अगर अच्छा है एम्बियंस तो यू फील कूल, यू फील गुड अबाउट इट, सो दैट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ अ माइंड एंड अ बॉडी। यू फील कंफर्टेबल ओवर देयर ना। अगर सोफा अनकंफर्टेबल है तो यू माइट बी फिजिट लाइक दिस कि आप एडजस्ट कर रहे हो। सो दैट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी, रिस्पॉन्स ऑफ अ ब्रेन, दैट यू डोंट फील कंफर्टेबल, एंड योर जो आपकी बॉडी है वो सेंस कर रही है, जॉइंट प्रेशर्स को सेंस कर रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग यू दैट नो, इट इज नॉट कंफर्टेबल। यू मूव एंड एडजस्ट एंड यू अडैप्ट टू द सिचुएशन। somehow your brain tells कि नहीं यार, अब तो यही सोफा है, यहीं बैठना है और यहीं एडजस्ट करना है। So then brain has adapt to the situation, right? तो इसी तरीके से हमारे जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म के, उनमें कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं जिनको वो एडजस्ट नहीं कर पाते, अडाप्ट नहीं कर पाते, और हमें एज अ पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने हर बच्चे के हर उस अनकंफर्ट जोन को, हर उस रिएक्शन को, उस रिस्पॉन्स को समझें, इंस्टेड ऑफ येलिंग ऑन हिम, चिल्लाना कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो। जनरली पेरेंट का क्या होता है ना, बच्चा नहीं कर रहा, करो, बैठते क्यों नहीं हो एक जगह, टिक क्यों नहीं सकते, है ना, सीधे खड़े नहीं हो सकते। इट्स जस्ट लाइक यू स्टार्ट स्कोल्डिंग हिम, मे बी समटाइम्स इन अकेले में, समटाइम्स इन सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो ये हमें बहुत जरूरी है समझना कि वाई, क्यों वो ये नहीं कर पा रहा है। तो वहीं पर हमें ये देखना जरूरी होता है कि एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आई विल ऑलवेज मेंशन दिस, कि कुछ भी चीज को जब हमें लगता है प्रॉब्लमैटिक है, वो कंपैरिजन होता है विद एज।
तो आपने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि इस एज में बच्चे को इस तरीके से रिएक्ट करना है, इस एज में इस बच्चे को इस तरीके से रिएक्ट करना हुआ? हमारा पूरा एक असेसमेंट परफॉर्मा होता है जिसमें एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स मेंशन्ड होते हैं एंड वी डू इट 1:1 विद द पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स मैंने देखा है कई जगह ऐसे होता है असेसमेंट कि 30 मिनट्स में 10 मिनट्स में ऑब्जर्व किया एंड दे जस्ट did it. The assessment is over. But what I believe in 10 minutes, no one can observe a child's behavior. Exactly. It needs some sufficient time because बच्चा जब नई जगह पे आता है, he may behave differently. Exactly. है ना? So in combination with the parent, हम बात करते हैं उनके observation और अपनी clinical फाइंडिंग्स को हम कोरिलेट करके एक असेसमेंट फॉर्म करते हैं, एक रिपोर्ट फॉर्म करते हैं. ओनली देन वी आर एबल टू डायग्नोज इट. वन वे इट कैन नॉट बी डायग्नोज्ड. सो ये एक टीम वर्क होता है जिसमें हम पेरेंट के साथ मिलके बच्चे के ऊपर कुछ क्वेश्चन है इसको जज करते हैं, उसके बिहेवियर्स को जज करते हैं, उसमें एज लिमिट मैटर करती है, उसमें फ्रीक्वेंसी मैटर करती है. ऐसा नहीं बच्चे ने 2 बार वो बिहेव किया एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. नो, देयर हैज टू बी अ सर्टेन पीरियड जब वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है सेम बिहेवियर. सो उस तरीके से एक प्रॉपर असेसमेंट परफॉर्मा होता है. मतलब मेरा भी मानना ऐसा है कि एक्चुअली पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चे की ना फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल नहीं देते. ट्रू. कि बच्चा फिजिकली तो फिट हो रहा है, वो खा रहा है डेली बेसिस पर और वो अच्छा हेल्दी ईट फूड खा रहा है और स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, मार्क्स भी अच्छे लेकर आ रहा है, लेकिन क्या वो मेंटली भी उतना ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? और आज के टाइम में आपने देखा है कि हम हमेशा नेगेटिव चीज को ज्यादा लेकर अट्रैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव. तो बच्चे जो है वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा अडेप्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉज हम ही लोग हैं. उसमें एक चीज और होती है कि हमारा जो ब्रेन है वो कंडीशनिंग पे काम करता है. Okay. वो जो नेगेटिव चीज है बेसिकली बच्चों को अट्रैक्टिव लगती है एंड द ब्रेन वर्क्स ऑन द कंडीशनिंग. अट्रैक्ट हुआ, ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है एंड ब्रेन स्टार्ट्स रिएक्टिंग टू इट. अब जैसे अगर आप कभी देखते हैं टीवी में अगर है ना आता है एंजाइटी वाला साउंड्स आती हैं शू शू शू, सो दैट एक्साइट्स योर ब्रेन एंड दैट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन ऑफ योर ब्रेन. तो ब्रेन को लगता है नहीं कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, सो दैट इज बीइंग कंडीशनड. Okay. Right, so brain starts responding in that manner. Brain gets attracted to the sounds, to the visual stimulus, to the music, to the games, to the rhythm. तो वो जब बच्चों को, जैसे हम गेमिंग करते हैं, बच्चे गेमिंग में क्या है, बच्चों को विजुअल्स मिल रहे हैं बहुत छोटी एज पे. दे डोंट अंडरस्टैंड द कमांड्स बट दे अंडरस्टैंड द विजुअल्स. तो विजुअल्स को देख के वो इतने अट्रैक्ट होते हैं, वो जैसे ही वो डिशम करता है वो इतनी अच्छी साउंड आती है तो वो साउंड अट्रैक्ट कर रहे हैं. देन ब्रेन गेट्स कंडीशन एंड दे स्टार्ट लाइकिंग इट. ब्रेन को राइट रॉन्ग तब तक नहीं पता है बिकॉज द चाइल्ड डजंट हैव द जजमेंट. एग्जैक्टली. चाइल्ड को अट्रैक्शंस पता थी, उसके छोटे से ब्रेन को अट्रैक्शंस पता थी. इट स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑन दैट अट्रैक्शंस. सो दैट इज हाउ दे बिकम अट्रैक्ट टू द negative things, but they do not know it is negative, it is positive. Thank you so much मैम. आपने इसको OT को इतने अच्छे से ब्रीफ किया, लेकिन जैसे OT में थेरेपी आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को दोनों को एकदम एग्जैक्ट ऐसा समझाओ कि हम अपने बच्चे को आज ही देखें अभी घर जाके, या वीडियो देखने के साथ साथ उसे भी देखते जाएं और ऑब्जर्व करें उसकी एज के अकॉर्डिंग कि अगर आपका बच्चा 1 से 3 साल का है या 3 से 5 का है, 5 से 8 या 10 का है, 12 का है और उसको OT की जरूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, आपकी नीड है या और भी थेरेपिस्ट की नीड है, तो उसके हिसाब से क्या सिम्टम्स हैं, क्या इश्यूज हैं और बच्चा गलत बिहेव कर रहा है या सही बिहेव कर रहा है और आपकी जरूरत है पेरेंट्स को, बच्चे को, तो मुझे थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दो आप. एग्जैक्टली. जैसे हम बात कर रहे थे अभी ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं नजर आती. लेट्स सपोज बच्चा 15 मंथ्स का हो गया, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, आइसोलेटेड है, अकेले खेलना पसंद करता है, जहाँ भी पीयर ग्रुप आता है, उसके एज ग्रुप आता है, ही फील्स अनकंफर्टेबल, ही डजंट वांट टू मिंगल अप. तो कई बार आप देखोगे बच्चा, ग्रुप ऑफ बच्चे खेल रहे हैं लेकिन एक बच्चा है जो बिल्कुल कोने में अपने टॉयज को स्टैकिंग कर रहा है. तो वो बड़ा नोटिसेबल बिहेवियर है कि वाई क्योंकि बच्चों को देख के फटाफट से, जैसे हम पंजाबी बोलते हैं ना, हांड को हांड प्यारा होता है, तो वो बच्चों को भी अपनी एज बहुत प्यारी होती है, सेम ग्रुप देखते ही दे गेट्स अट्रैक्टेड एंड स्टार्ट प्लेइंग. बट व्हेन अ सर्टेन चाइल्ड, वो बच्चे खेल रहे हैं और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो कोने में बैठा है, वो अपनी चीजों को रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, स्टैकिंग कर रहा है, पानी के साथ खेल रहा है, कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर. सो वन इज आइसोलेटेड,
सेकेंड इज रिपीटेटिव बिहेवियर, थर्ड इज स्पीच नहीं आ रही है, बच्चा बोल नहीं रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सोशलाइज नहीं कर रहा, राइट। देन आई कॉन्टैक्ट, ही अवॉइड्स आई कॉन्टैक्ट, वो बच्चा आपसे नजर मिला के बात नहीं करेगा, बड़ों से फिर भी कभी शायद कर ले, बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स ना जोर से बोल देते हैं, बट द बच्चों की जो टोन है वो बहुत स्लो रहती है, बच्चों के साथ वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। सो आइसोलेशन, repetitive behavior, poor communication, poor eye contact, poor socialization, these are the major 5 signs. If they persist for a certain period, like 3 to 4 months or 6 months, then you should immediately consult your therapist. Okay. Either you can go for the channel like neurodevelopmental therapist, you can go for a psychologist, and you can directly contact the occupational therapist. So these are the line of channels जहाँ पे आपको जाना चाहिए. And I tell you, Dhruv, nobody knows this channel. सबको लगता है बच्चा बोल नहीं रहा, अच्छा तो एक सिम्टम पकड़ लेते हैं and then start for the स्पीच थेरेपी. देन बच्चा, अच्छा मैम ये तो बात ही नहीं कर रहा और सुन नहीं रहा, उन्हें लगता है कि मैम इसका नाम ले रहे हैं हम और ये सुन नहीं रहा, सो वो जाते हैं ENT के पास कि बेरा टेस्ट कराने. दे डू नॉट नो कि उनका बच्चा डेफ नहीं है. इफ द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नेम डजंट मीन इट इज डेफ, बिकॉज वो अदर साउंड्स को तो रिस्पॉन्ड कर रहा है. एग्जैक्टली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट. तभी मैं बोलती हूँ कि बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए बच्चे को, एंड देन यू मेक द राइट रेफरल, यू मेक अ राइट कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर, because then you are wasting your time, you know. बच्चे का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू वेस्टेड योर टाइम इन गोइंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स, कि पहले आप ENT के पास जा रहे हैं, ENT ने बोला आप बेरा टेस्ट कराएंगे, बेरा टेस्ट करने में आपको डेट ली आपने और डेट पे आपको टेस्ट हुआ, देन रिपोर्ट आया, अगेन यू विजिटेड द सेम डॉक्टर, देन यू फाइंड द अच्छा नहीं ये नहीं है, देन यू फाइंड द अदर सॉल्यूशन, यू नो, यू आर वेस्टिंग द टाइम. सो आई थिंक ये हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड आवर व्यूअर्स की राइट चैनल क्या है, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट चैनल ऑफ डॉक्टर्स, राइट अपॉइंटमेंट्स, एंड देन राइट ट्रीटमेंट. सो अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अर्ली इंटरवेंशन मेक्स अ गुड प्रोग्नोसिस. बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं हमारे थेरेपिस्ट. ओके. तो अभी आपके पास जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं तो वो किस टाइप के आ रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? जैसे अगर 18 मंथ्स में बच्चा आता है, 2 इयर्स में बच्चा आता है कि मैम ये बात नहीं सुन रहे हैं, मैं इनको बुलाती रहती हूँ, ये मेरी आवाज़ नहीं सुनते हैं, नाम नहीं पहचानते, हमें एज अ पेरेंट डिनोट नहीं करते कि मम्मा कहाँ है, तो वो मम्मा को पिन पॉइंट नहीं करते. इस तरह से बच्चे, आपको फीचर्स बड़े क्लियरली विजिबल होंगे ऑटिज्म में. अकेले बैठे, अदरवाइज अब मेरा बच्चा सब कुछ करता है. द मेन स्टेटमेंट आई गेट बाय द पेरेंट्स इज, मैम सब कुछ करता है, टाइम पे चलता है, सब खाता है, सब नॉर्मल बात मतलब समझता है. बिकॉज समझना, उसको अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने को समझते हैं हम, कि वो काम कर रहा है, उठ के उसको जो चीज चाहिए वो ले रहा है, बट दैट इज नीड बेस्ड थिंग. ही अंडरस्टैंड हिज नीड समहाउ, एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द चाइल्ड. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो भी मैटर करता है. बच्चे का इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है उस पर भी मैटर करता है. सो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड. बट बेसिकली यही होता है कि बच्चा ना हमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा, अकेला बैठा है, अकेला खेल रहा है, अंधेरे में भी बैठा है तो उसे परवाह नहीं हो रही है, इज लाइक ओके विद इट. जो चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर रही है. आइसोलेशन मोड में चला जाता है. आइसोलेशन मोड, बिल्कुल. इसीलिए हम बहुत ज्यादा बोलते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड से उसे दूर रखिए. वर्चुअल वर्ल्ड मेक्स यू मोर आइसोलेटेड, बिकॉज देन यू डोंट नीड एनीवन टू कम्युनिकेट. द फोन इज, द मोबाइल और द वर्चुअल डिवाइस इज द बेटर पर्सन, बेटर पार्टनर टू कम्युनिकेट फॉर नाउअडेज, यू नो. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड पॉडकास्ट सर्विसेज, या सो दैट यू कैन कम हियर एंड हम लोग एकदम सामने से कम्युनिकेट कर पाएं. एग्जैक्टली. बिकॉज होता क्या है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं एज एन थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर्स, कि एक कंडीशन हमने अगर डाउट दे दिया, मे बी ही इज ऑटिस्टिक, ओके, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, घर जाके गूगल करते हैं, एंड गूगल पे देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, विकिपीडिया, एंड विकिपीडिया आई टेल यू व्हिच कैन बी एडिटेड सो इजीली. सो पेरेंट्स डू दैट. इवन अगर हम लोग भी एक लेमैन है तो हम भी समटाइम्स यू नो सर्च फॉर द गूगल थिंग्स, बट आई वांट टू कन्वे थ्रू योर पॉडकास्ट, डू नॉट गूगल थिंग्स, डू नॉट बिलीव इट, बिकॉज इट इज अ वेरी जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन. इट इज नॉट अ स्पेसिफिक, इट इज नॉट अ कस्टमाइज्ड थिंग. एग्जैक्टली. सो इट हैज टू बी अ स्पेसिफिक थिंग. आपके बच्चे को गूगल असेस नहीं कर सकता. It can give you a vague idea of the number of disorders which are seen nowadays, which have the common features, है ना. वो कॉमन चीजें हैं जो गूगल आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं करके देता है. आजकल एक और नया स्टार्ट हुआ है, जैसे बच्चे को डॉक्टर ने बता दिया कि आपके बच्चे में डेवलपमेंट डिले इश्यूज हैं जी, तो
पेरेंट्स वहीं बैठे बैठे क्लिनिक पर चैट जीपीटी खोल लेते हैं और चैट जीपीटी पे टाइप कर देंगे मेरे बच्चे को डेवलपमेंट इश्यूज हैं, उसके लिए मैं क्या क्या स्टेप फॉलो करूं। और चैट जीपीटी क्या करेगा, ऑब्वियस उनके पास पूरा डेटा है सभी ब्राउजर्स का, तो वो एक पूरा परफॉर्मा निकाला और उनको डिलीवर कर दिया। उन्होंने कहा यार इन ये मांग रहे हैं थेरेपी के इतने ज़्यादा पैसे, 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ स्टेप फॉलो कर लेता हूँ, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। बट मैं सभी को ये बताना चाहूँगा थ्रू यू कि वो जो वीडियोस हैं या वो जो रील्स हैं ना, वो बिल्कुल किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए और स्पेसिफिक पर्सन के लिए दे आर नॉट कस्टमाइज्ड। यस एग्जैक्टली। एंड इफ यू वांट ग्रेट रिजल्ट तो आपको कस्टमाइज्ड वे में जाना पड़ेगा, बिकॉज़ एज लॉन्ग एज आप अपने डिजायर्स को कस्टमाइज करा रहे हो, बट दैट्स अ बेबी ऑफ योर्स व्हिच इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, राइट। मतलब मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी है। बिल्कुल। और उसके लिए हम कस्टमाइज नहीं कर रहे, उसके लिए हम जनरलाइज, क्योंकि गूगल पे यूट्यूब पे यू हैव एन नंबर ऑफ वीडियोस कि बच्चे को स्पास्टिक सीपी है तो चलो हमने स्पास्टिक सीपी डाला और हमें एक वीडियो मिल गया एंड वी स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजेस। नो, जब वो इम्बैलेंस ऑफ मसल्स क्रिएट होता है देन यू आर नोवेयर, क्योंकि तब आप इतना इम्बैलेंस कर चुके होते हो बच्चे के मसल्स में, विच इज डिफिकल्ट टू करेक्ट लेटर ऑन। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रॉ माइंड है, जब डेवलपमेंटल डिले की हम बात करते हैं तो उसके सबसे पहले हमें कॉजेस पता होना चाहिए कि ये हुआ क्यों हमारे बच्चे के साथ। जैसे हम डेवलपमेंटल डिले होता क्या है, अगर 6 महीने में बच्चा क्रॉल करना चाहिए, 8 महीने में बच्चे को सपोर्टेड सिटिंग आ जानी चाहिए, है ना। तो अगर वो नहीं अचीव कर रहा है तो यू शुड बी कॉन्शियस एनफ कि ठीक है, ओके, रेड फ्लैग क्या है, 8 to 10 months बट नॉट बियॉन्ड 10 months। फिर हम वो एक मिथ्स के साथ नहीं चलेंगे, इसके पापा भी लेट बैठे थे, इसके पापा जो है बुआ जो थी वो 1 साल में चली थी, तो वी कैन नॉट टेक दिस थिंग एज अ ग्रांटेड कि नहीं हो जाएगा। वो जब हम हो जाने का वेट करते हैं तो इट इज ऑलरेडी टू लेट, क्योंकि जब हम फिर आफ्टर लाइक सपोज कि 1 year के बाद बच्चा बैठा नहीं, तब हम जा रहे हैं, तब हम टेस्टिंग्स कराएंगे, तब हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, असेसमेंट होगा, MRI होगा, देन अगेन यू लूज योर 2-3-4 months। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी 1 year डिले हो चुका है, एंड देन यू नो इट इज नॉट दैट इजी टू रिकवर। वो जो लैग जितना बढ़ता जाता है वो उतना ही डिफिकल्ट होता है रिकवर करना। लेकिन जब एक रॉ माइंड है, जब एक रॉ बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, जिसे आपने अर्ली आइडेंटिफाई किया और आप जब काम करते हैं तो हमारे जो ब्रेन की न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं दे आर मोर फास्टर देन विद द एज प्रोसेस, तो दे बिकम रियली फास्ट। जो रिकवरी है वो फास्ट होती है, न्यूरल कनेक्शंस जल्दी फॉर्म होते हैं। तो यही समझना ज़रूरी है कि जितना जल्दी आइडेंटिफाई करोगे, जितना जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट करोगे, प्रोग्नोसिस और रिजल्ट उतना बेटर होता है। ओके, तो मैम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम लोग समझेंगे अब आगे, आप थोड़ा सा बताएं मुझे कि इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम टेकिंग होता है, और ऑब्वियस है आप कंडीशन देखोगे कि माइल्ड है या सीवियर है। अगर माइल्ड है तो आपके बच्चे को कितना टाइम लग जाएगा रिकवर करने में, या सीवियर है तो कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि लोगों ना टाइम पीरियड को लेकर बड़ा कंसर्न रहते हैं कि हर मंथ इतने चार्जेस जाएंगे। अरे आप एक बार हमें सिखा दो, हम अपने घर पे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप एक बार डिटेल करें प्लीज। देखो टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्रेन का रीवायरिंग प्रोसेस होता है कि जो ब्रेन का एरिया डैमेज है, इफ सपोज हम बात, जैसे अगर हम बात करें डेवलपमेंटल डिले, उसमें जो मेन कॉज हम देखते हैं प्री मेच्योर बर्थ्स होते हैं, बर्थ इंजुरी, कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है, तो बर्थ क्राई जब एब्सेंट हो, इट्स अ वेरी मेजर कॉज, बिकॉज वो जो पहला ब्रेथ होता है वो रोने से ही ब्रेन को मिलता है। ध्रुव, आपके भी बच्चे हैं जैसे आपने बताया अभी, तो आपको मालूम है कि क्या आपका बच्चा रोया था पैदा होते ही? मैम डॉक्टर्स ने बताया कि रोया था। क्यों ज़रूरी है रोना, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? बर्थ क्राई क्या रेलिवेंस है इसका बच्चे के लिए? क्यों बच्चे को रुलाया जाता है, चाहे हमें पिंच करना पड़े, चाहे हमें उसको टैप करना पड़े। इवन डॉक्टर्स, आपने नोटिस किया होगा कि लिटरली उसको हैंग करके उसको रुलाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बर्थ क्राई मैंने मैम मूवीज में देखा, 3 Idiots में भी देखा था, कि ये रो नहीं रहा। हाँ, तो बर्थ क्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ क्राई इज द फर्स्ट ब्रेथ, कि जब बच्चा रोता है, ही लाइक ओपन्स हिज माउथ एंड क्राई एंड द ऑक्सीजन रीचेस टू द ब्रेन। ओके। और अगर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, जितना भी सेकेंड डिले होता है, देयर इज अ चांसेस
कि हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि उतनी ही देर के लिए ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला। व्हेन द बेबी वाज इनसाइड द वूम, तो वो मदर से ऑक्सीजन ले रहा था, पर जैसे ही वो डिलीवर हुआ तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। और जैसे वो क्राई करता है, उसका अपना ऑक्सीजन जो सिस्टम है, उसके जो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एक्टिव होते हैं, बट वो जो गैप आ जाता है जब बच्चा नहीं रोता, उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी चाइल्ड गेट्स दैट, बट देयर आर चांसेस। तो हम हमेशा आप देखेंगे आपके डिस्चार्ज समरी में इट इज मेंशन्ड बर्थ क्राई प्रेजेंट, डिलेड 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 30 सेकेंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे ने सांस लिया नहीं लिया, ब्रेन में डैमेज तो नहीं हुआ, एंड देन यू मॉनिटर द डेवलपमेंट। मतलब आप एक दिन के बच्चे की डेवलपमेंट भी मॉनिटर कर सकते हैं, बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है तो दे शुड स्टार्ट सकिंग आफ्टर फ्यू आवर्स, है ना, तो उसको मदर्स फीड पे जाना है, तो मदर्स फीड क्यों नहीं ले पा रहा, अगर वो नहीं ले पाता तो सो दैट इज ऑल्सो वन साइन। यू शुड बी केयरफुल इनफ कि नहीं अब इतने आवर्स हो गए, बच्चा शुड टेक द मदर्स फीड, और नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, तो डॉक्टर्स कीप चेकिंग ऑन इट। द रिफ्लेक्सेस, जिसे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस, दैट आर द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। आप हम बोलते हैं स्वाडलिंग करना है, स्वाडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाडलिंग आपने देखा होगा पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को पूरा दुपट्टे से रैप करके, पूरा टाइट क्लोथिंग करके, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी तब उन्हें इतना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट नाउ अगर हम बोलते हैं तो यू नो पेरेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट दैट। जो यंग जनरेशन है डू नॉट एक्सेप्ट दैट। क्यों ऐसे बच्चे को बांधना है, क्यों हम बच्चे को टाइट करें, बट दैट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, आई टेल यू। क्योंकि बच्चा जब वूम में था इट वाज प्रोटेक्टेड इनसाइड द वूम, है ना, वो पूरा कर्ल फॉर्म में प्रोटेक्टेड था, एंड व्हेन इट इज डिलीवर्ड आउट, आपने बच्चे को एक ओपन एनवायरनमेंट, यू हैव केप्ट हिम लाइक दिस, सो ही बिकम्स स्कैरी समटाइम्स। दिस इज हाउ ही इज इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, है ना। आप इस चीज को समझिए, सडनली यू वर इन अ डार्क रूम, ठीक है, और आप लाइट में आते हैं, हाउ यू फील लाइक दिस, यू नो, यू फील लाइक दिस, व्हाट इज दिस, क्या हो गया, कहाँ से लाइट आ गई, लाइट बंद करो। समटाइम्स और सबका अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। समटाइम्स पीपल गेट एडजस्टेड वेरी इजीली, बट सम पीपल डू नॉट, तो वो अपना अपना थ्रेशोल्ड है। ऐसे ही बच्चे का अपने जैसे ही आपने लिटाया और आप ऐसे लिटा देते हैं, तो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिर पेरेंट्स बड़े बोलते हैं ना, जस्ट कडल हिम टुवर्ड्स यू, जस्ट होल्ड हिम लाइक दिस, सो बिकॉज उसके जॉइंट्स जो हैं वो अवेयर होंगे धीरे धीरे, वो एनवायरनमेंट के साथ ओपन अप होंगे, एडजस्ट करेंगे। आपके जॉइंट सेंसरीज होते हैं, जो सेंसरीज होते हैं हमारे जॉइंट सेंसेशन, तो वो डेवलप होने में टाइम लगता है, विजुअल्स को इंटैक्ट होने में, विजुअल सिमुलेशन को लेने में टाइम लगता है। साउंड्स आ रही हैं, बच्चा पैदा हुआ अंदर साउंड नहीं थी, है ना, बाहर आते ही उसको इतनी सारी साउंड, क्लस्टर ऑफ साउंड्स, किसी पापा की, मम्मी की, हैप्पीनेस की, सेलिब्रेशन की, हॉर्न की, हॉस्पिटल की, different instrument sounds. The child needs time to adjust. So you know, तभी हम बोलते हैं इसके कान में रुई डाल दीजिए, क्योंकि वो एकदम से अडाप्ट नहीं कर पाता। So these are the small things. जैसे जैसे बच्चे का अडेप्टेशन आना चाहिए, आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हमें देखना है कि क्यों नहीं आ रहा है। We should talk to our pediatrician. We should consult them regularly. कि क्या ये जो movement है, is it okay now? So like that we have to work on. And जब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट needs time, because अगर वो टाइम गैप आ जाता है, बच्चा नहीं रोता, तो ब्रेन में कुछ डैमेज होने के चांसेस हैं। जब डेवलपमेंट नहीं होता, देन वी कंसल्ट आवर न्यूरोलॉजिस्ट कि क्यों नहीं हो रहा है, देन वी गो फॉर फर्दर टेस्टिंग लाइक MRI, CT, ठीक है। और दौरा तो नहीं आया कभी बच्चे को, कभी कोई तेज फीवर तो नहीं आया है, तो वी हैव टू टेक अ पर्टिकुलर हिस्ट्री कि क्या बैकग्राउंड रहा है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन का बैकग्राउंड क्या है, उस पर हमें इक्वली ध्यान देना पड़ता है टू फाइंड आउट द रूट कॉज। क्योंकि कोई किसी भी चीज़ का रिजल्ट और प्रोग्नोसिस तभी पता चल सकता है जब हमारे पास रूट कॉज है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा बच्चा चल नहीं रहा, ठीक है आप जाओ फिजियोथेरेपी कराओ, थोड़े दिन मालिश करो, और मालिश करोगे तो बच्चा जो है मसल स्ट्रांग होंगी और चल पड़ेगा। सो वी कांट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, एंड जनरली यही होता है। मालिश करिए आपने बच्चे की, मालिश करो, कस के जोर से मालिश करो, जैतून के तेल से मालिश करो, नो द ऑयल विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट जस्ट गिव यू द स्लाइट लुब्रिकेशन बट नॉट प्रोड्यूस यू नो ब्रेन सेल्स, आपके मूवमेंट्स को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। So, बहुत बड़ा मिथ है कि मालिश नहीं हुई ना इसीलिए देर से चलता है। हाँ, ऐसा है। तो ये मिथ्स को हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हमें चीज़ों को बहुत ग्रांटेड, अब हम नहीं, वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है। मॉनिटरिंग भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, एंड देन जब हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, रूट कॉज के अकॉर्डिंग ही हम उसके प्रोग्नोसिस को डिफाइन करते हैं। लेकिन यस, रीवायरिंग होता है, ब्रेन
डेवलप करता है, क्योंकि ब्रेन का एक बहुत अच्छा फंक्शन है न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो जिसमें ब्रेन अपने आप ही आइडेंटिफाई करता है डैमेज एरिया और अपने आप ही न्यूरल सेल्स बनने लगते हैं। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम थेरेपीज करते हैं, ब्रेन गेट्स स्टिमुलेटेड, जैसे मैंने बोला ना कि हमें स्टिमुलेशंस मिलते हैं, तो वो सेल्स का कनेक्शन अपने आप बिल्ड होता जाता है एंड देन वो रिकवर करता है। क्योंकि आप जब आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे सब लोग, ये क्वेश्चन एक बड़ा अराइज होता है कि जब डैमेज है तो रिकवरी कैसे, यू नो, तो ब्रेन डैमेज है तो डैमेज है, क्योंकि कोई सर्जरी ऑप्शन नहीं है, देन रिकवरी कैसे? रिकवरी इज थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। आजकल एक और टर्म मैम बहुत फेमस हो रहा है, ब्रेन मैपिंग। कि ब्रेन मैपिंग के लोग इसमें थेरेपी दे रहे हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं, और वो किसी भी एज के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए नहीं है, किसी भी और एज के लिए भी है। तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? तो जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रेन मैपिंग, आप पूछ रहे हैं कि ब्रेन मैपिंग से हम, ब्रेन मैपिंग जो होता है एक असेसमेंट टूल है मेरे हिसाब से, जो कि आपके ब्रेन के फंक्शनल एरियाज में आइडेंटिफाई करता है और फाइंड आउट करता है कि कौन से एरिया की क्या स्ट्रेंथ है, क्या ब्रेन वेव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, और जब हम उसकी रिपोर्ट फॉर्म करते हैं दैट गिव्स यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ योर ब्रेन। जैसे हम गूगल मैपिंग भी कहते हैं ना, गूगल मैप करते हैं, तो गूगल मैपिंग में हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब कुछ। इसी तरह के हमारे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे फ्रंटल एरियाज, पैराइटल लोब्स, डिफरेंट एरिया का डिफरेंट नाम होता है। तो जो ब्रेन मैपिंग होता है ना, उसमें हमें अलग लोकेशन पे अलग वैल्यू मिलती है ब्रेन वेव्स की, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्रेन मैपिंग, विच इज अ कॉमन थिंग लाइक अ गूगल मैपिंग इज अ ब्रेन मैपिंग। तो हम ब्रेन को मैप अप कर रहे हैं, किस लोकेशन पे क्या वैल्यू और ब्रेन कितना फंक्शनल है। तो ये एक असेसमेंट टूल है जिससे हम असेस करते हैं वैल्यूज को, एंड देन देयर इज अ फैंटास्टिक थेरेपी जिसे हम बोलते हैं न्यूरो फीडबैक थेरेपी, जो कि हमारे इन बच्चों के ट्रीटमेंट में काम आती है, और हम इन ब्रेन वेव्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने अभी हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं, हम अपने स्टेप्स मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं, हार्ट रेट मेजर करते हैं, सडनली यू नो दैट गिव्स यू अलार्म, बहुत देर हो गई बैठे हुए, गेट अप, सो दैट गिव्स यू एन अलार्म, एंड व्हेन यू डू ब्रेन मैपिंग that gives you an alarm कि this is your status of the brain, functional status of the brain, awake up, now do this meditation, do this exercise, do some breathings, so your brain will get relaxed and will come to the normal wavelength. So that gives you a message, a numerical value which you can measure, monitor, and then modify. And modify through the neurofeedback therapy. Neurofeedback therapy is an amazing therapy जिसमें हम ब्रेन पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और सामने हम कुछ एनिमेशंस रन करते हैं, जिसे आप अपने थॉट प्रोसेस से कंट्रोल करते हो। सपोज हमें पता चला आपका फ्रंटल एरिया में इतना अल्फा है और इतना थीटा वेव है, और हमें उससे उसको नीचे लाना है, तो विल सेट अ थ्रेशोल्ड ऑन द स्क्रीन, एंड देन योर ब्रेन विल मॉडिफाई इट थ्रू योर कंट्रोलिंग योर थॉट्स, विल गाइड यू साइड बाय साइड दैट यू हैव टू कम डाउन दिस थ्रेशोल्ड, एंड व्हेन यू कम डाउन इट गिव्स अ क्लैप, it gives an applause, and then conditions your brain. So along with the brain mapping, there is a principle, psychological principle, operant conditioning. The brain is being trained on the principle of operant conditioning. तो हम उन दोनों प्रोसेस को यूज करके इन बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू न्यूरो फीडबैक थेरेपी ऑल्सो। लेकिन हमारे इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ रीजन में ऐसा हो रहा है कि इन इश्यूज को ना एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लिया जाता है कि इस पर तो कोई ऊपरी हवा है, इसको किसी बाबा के पास ले जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जबकि इट्स अ मेडिकल कंडीशन। एग्जैक्टली, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। तो आई थिंक कि वो अभी तक वीडियो देख रहे हैं जिनको इश्यूज हैं, और क्योंकि होता क्या ना, जब बच्चे इस तरह से हाइपर होते हैं, कई बार आप देखेंगे बच्चे जमीन पे लेट रहे हैं अपनी बात बनवाने के लिए, स्टबर्न बिहेवियर है, तो उसको सिंपली अच्छा ये क्यों नहीं सुन रहा, ये बात सुनता ही नहीं है, ये इस तरह से करता है, ये चिल्लाता है सबके सामने, इस पे जरूर ऊपरी हुआ, इसको बालाजी ले जाइए, इसको झाड़ा कराइए, है ना, धागा पहना दीजिए। तो नहीं तो अभी जो हमारे थोड़ा सा रूरल साइड से भी जो पॉपुलेशन आती है, तो उनको ये लगता है कि अब ये जो सिटीज हैं, सिटीज में बच्चों को स्पेस नहीं मिल रहा खेलने का, सिटीज में इतना कम्युनिकेशन नहीं है, हम इन्हें गांव ले जाएंगे ये ठीक हो जाएंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये जो है, ऑल्दो इट देयर इज अ रीजन कि आइसोलेशन, हमारे जो पेरेंट्स हैं
अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो देयर वर ग्रुप्स, देयर वर फैमिलीज, दे सिट टुगेदर, लाफ टुगेदर, है ना, दे क्राई टुगेदर, यू नो, दे शेयर देयर इमोशंस ओपनली, बट नाउ देयर इज नो स्पेस फॉर दैट। तो बहुत लिमिटेड फैमिलीज हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चों को उतना स्पेस नहीं मिलता। पेरेंट को हम आजकल वीकेंड पेरेंट्स कहते हैं, बिकॉज बच्चों और पेरेंट का जो इंटरेक्शन है वो वीकेंड्स पे रह गया है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एज अ थेरेपिस्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं कि स्पेयर एटलीस्ट 2 hours ईच डे विद योर चाइल्ड। आप जब घर आते हैं तो जो एंटर आप करते हैं उसमें एक अगर आप स्माइल देते हैं ना आते ही अपने बच्चे को, आप कनेक्ट हो गए, सो दैट्स अ कनेक्शन, योर स्माइल इज अ कनेक्शन, है ना। पहले आप बड़े जब हमारे आते थे तो हम बोलते ना आते ही हम नमस्ते बोलते हैं या फीट टच करते हैं, सो दैट वाज अ मोड ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ फादर एंड अ चाइल्ड व्हिच हैज नाउ डिसअपीयर्ड समहाउ। मैं ना एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग आई विल डू कि मैं अपने दोनों किड्स को ना हग करता हूँ। एग्जैक्टली, बहुत टाइट हग करता हूँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इससे ना मेरे बच्चों का और मेरा कनेक्शन ना बहुत स्ट्रांग हुआ है। ओवर अ डे यू नो दे हैव दैट वाइब विद जो उनको सुबह अपने फादर से मिली, ओवर अ डे हैव दैट वार्मथ, दैट वाइब, दैट पॉजिटिविटी, दैट लव, कि दैट देयर इज समवन हु इज टेक केयर ऑफ मी, हु टेक्स केयर ऑफ मी, हु लव्स मी सो मच, सो दे कैरी इट फॉर द होल डे। वो पूरा दिन होता है ना, हम कहते हैं ना अगर सुबह उठते ही हमारा मूड अच्छा, कुछ गड़बड़ होता है तो पूरा दिन खराब जाता है, एंड अगर कुछ अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, बिकॉज यू कैरी दैट वाइब फॉर द होल डे, यू कैरी दैट mindset for the whole day. After that video I also started that कि मैं अपने बच्चों को सुबह उठा सबसे पहले मेरा भी वही काम रहता है कि कहीं भी सो रहे हो कुछ भी हो पहले उन दोनों को टाइट हग मेक अ कनेक्शन ना, वो एक कनेक्शन बन गया सुबह उठते ही। हाँ जी, और एक बहुत अच्छी हैबिट भी ट्रेंड हो गई, तो बच्चों को भी हो गया कि फादर को उठते ही हमें उन्हें ग्रीट करना है, मे बी यू किस योर फादर, यू मे बी यू कुछ भी ग्रीटिंग आपका जो भी आपका कल्चरल स्टाइल है उस तरीके से आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी, नहीं तो ऐसा होता है हम उठे, वी आर इन द फास्ट मूविंग लाइफ, फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, टेक अ बाथ एंड यू जस्ट लेफ्ट होम विदाउट इवन कंसीडरिंग दैट समवन इज वेटिंग फॉर योर इमोशन, है ना। सो वो जो डिस्कनेक्शन वहाँ स्टार्ट हो जाता है वो आइसोलेशन क्रिएट करता है। अच्छा, एक मिथ मैम और है, जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर गए या हमारा बच्चा कहीं खेलने गया, पेरेंट्स का ज़्यादातर इशू ये मिथ रहता है, तो उसका बच्चा बोल नहीं रहा या थोड़ा सा बीमार हो गया तो डॉक्टर को कंसल्ट ना करके वो कहते हैं नज़र लग गई है इसको, इसकी नज़र उतारो, ठीक है, तो उसकी नज़र उतारना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके पीछे कोई मेडिकल साइंस है या वो एक परंपरा हमारी चलती हुई आ रही है, संस्कृति चलती हुई आ रही है जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, और इससे हमारे जो पेरेंटिंग्स अभी चल रही है उस पर कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं? सी डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, बट देर इज़ अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। बिकॉज होता क्या ना, हम भी एज अ चाइल्ड हमें भी कंडीशनिंग करेंगे, बचपन से चला आ रहा है कि अच्छा देखो आज आप बहुत सुंदर लग रहे थे ना और आप गिर गए सडनली, तो यू नो नजर लग गई और आप इसलिए गिर गए। यू डू नॉट को रिलेटेड दैट आपकी बेली टूट गई तब आप गिर गए, या देयर वाज अ स्लिपरी सरफेस देन आप गिर गए, तो वो हम कनेक्ट नहीं करते। वी दिस इज अ माइंड सेट, दिस इज अ नर्चरिंग प्रोसेस बेसिकली, जिससे हमारे कुछ फिक्स थॉट प्रोसेस बने हुए हैं, एंड आई थिंक इट्स नाउ द राइट टाइम टू ब्रेक इट थ्रू। एग्जैक्टली। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारा ऑटिज्म है वो एक मेजर इश्यूज बने हुए हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है? उसके लिए देखिए असेसमेंट के बाद हमारा फर्स्ट मोस्ट ट्रीटमेंट रहता है कि हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ मेन थेरेपी विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डेवलपमेंट। जैसे हम अभी स्टार्टिंग से इस पॉडकास्ट में बात करते आ रहे हैं डेवलपमेंट पे कि कैसे कैसे हमें डेवलप करना है, तो होता क्या, जैसे ऑटिस्टिक बच्चा है, अटेंशन पे नहीं कर रहा, आपके रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक ब्रांच है हमारी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। जैसे कि हम नाम ही इंटीग्रेट कर रहा है, सेंसरी इंटीग्रेशन, that's short form is SIT, सेंसरी इंटीग्रेशन। ओके, सो सेंसरी इंटीग्रेशन हमारी, आपको भी मालूम होगी हमारी कौन सी बेसिक सेंसेस होती हैं। आईज जिससे हम देखते हैं, नोज जिससे हम स्मेल करते हैं, स्किन जिससे हम टच करते हैं, ईयर फॉर द हियरिंग, राइट, तो टंग फॉर द टेस्ट। दीज आर द बेसिक सेंसेस जिससे हम अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं। इवन यू हैव योर आईज क्लोज्ड, यू कैन स्मेल थिंग्स, यू कैन हियर थिंग्स, एंड देन यू आर कनेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट थ्रू योर अदर सेंसेस। एक ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड कैसे करता है कम्युनिकेट, कैसे मोबिलिटी होती है टच को लेकर, है ना। तो ये हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, ये हमें एक एबिलिटी देते हैं
जिससे हम अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं। और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनका हम जो असेसमेंट करते हैं उसमें एक सेंसरी इवैल्यूएशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की कौन सी सेंसेशंस जो होती है अंडर है, कौन सी जो है अराउज्ड है, एक्सेसिव है। तो जब हाइपर और हाइपो होता है इसमें, ठीक है, अब होता क्या है कि एक बड़ा जनरलाइज ट्रीटमेंट बना दिया गया, ओटी है, ऑटिज्म है, हमें ये फिक्स प्रोटोकॉल है। नो, देयर इज नो फिक्स प्रोटोकॉल। फिक्स प्रोटोकॉल कब बनता है? जब आप एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, आपको पता होती है ये सेंसेशन हाइपर है, ये सेंसेशन हाइपो है, एंड अगेन इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड, इट हैज टू बी इंडिविजुअल बेस्ड। तो एक जनरलाइज्ड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कभी नहीं होती है ना। इट सीम्स टू बी वेरी इजी कि हम नेचर वॉक करा रहे हैं, हम हमारी थेरेपीज का ये पार्ट रहता है कि हम बच्चे को ग्रास पे वॉक कराएं, ठीक है। तो व्हेन वी गाइड समवन, तो एक पेरेंट से वो इन्फॉर्मेशन दूसरी पेरेंट पे जाती है, तीसरी पेरेंट पे जाती है, देन इट बिकम्स अ जनरलाइज्ड प्रोटोकॉल कि अच्छा ऑटिज्म है, आप इसको ना ग्रास पे चलाया करो, इसे पार्क में ना बेयर फुटेड लेके जाया करो। होता है ऐसा, बट आई स्ट्रिक्टली से नो टू एवरी पेरेंट बिकॉज इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, देयरफॉर इट इज अ ट्रीटमेंट, है ना। आपको वो चीज सूट करेगी नहीं करेगी, मे बी सम कंपाउंड सूट्स यू, मे बी अदर पर्सन इज एलर्जिक टू इट, राइट। सो अगेन इन द ऑटिज्म देयर आर सेंसरी इश्यूज which are very specific. So please, I request all the parents, do not make it generalized. Just go for the specific assessment and then you start the therapies. तो individual based centered treatment लेना चाहिए. Okay. And what is the ABA in autism? ABA in autism children do have very some behavioral issues. Exactly. जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था कि टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, ज़मीन पे लेटते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स जिन्हें हम मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है विद द रेलेवेंस ऑफ द एज। And this is the full form of this is applied behavior analysis. So there's a separate branch where we can go for the behavior modification programs. So all these therapies has to go hand in hand as per the need of the child, as per the need of the age. Okay. And ma'am, what is a virtual autism? See, virtual autism, as we all know, we all are living in a virtual world. हाँ जी. तो अभी होता क्या है, parents are so busy and and children are engaging lot of time, they're spending lot of time with the gadgets. So now what we have seen that the regression बहुत हो रहा है बच्चों में कि मैम 18 महीने तक तो बच्चा बोलता था, 2 साल तक मम्मी पापा भी बोलता था, बट सडनली ही स्टॉप टॉकिंग, सडनली स्टॉप सेइंग मम्मा पापा। तो वो रिग्रेशन देखा गया। देन जब हम हिस्ट्री लेते हैं बच्चों की, जैसे we still now we don't have a specific cause of autism, but there are certain causes on the research basis. So gadget dependency is one of the major cause for the developing virtual autism. Exactly. जो बच्चा virtual world में जाने के बाद autistic features को develop कर रहा है, so that is called a virtual autism. So please be aware of the gadgets. लेकिन हमने ही स्टार्ट किए हैं। Yeah. बच्चा रो रहा है, ले ये नूनू टीवी देख ले। That is basically a convenience friendship. ऐसा We होता can है। say this convenient friendship. हमेशा हम खुद ना एज ए पेरेंट्स है ना कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। Right. हम ही नहीं चाहते कि हमें कोई परेशान करे या तंग करे। That's true, but somehow again हम उस मॉडर्न वर्ल्ड में है जहाँ हमारी लाइफ बहुत बिजी है। Exactly. राइट, तो वी हैव जस्ट टेकन इट कि बच्चों को बिजी करने का हमने एक मीडियम बना लिया है कि ओके मुझे अपना काम करना, यू डू दिस, यू स्टे अवे, डू नॉट डिस्टर्ब मी। बट ऑन द अदर साइड इसमें हम इनडायरेक्टली आई वुड मेंशन कि हम बच्चे की बिहेवियर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। लेट्स सपोज यू आर वर्किंग ऑन योर फोन, क्या कभी आपने ऐसा किया है कि आप काम कर रहे हो और आपका बच्चा आपको बुला रहा है एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट डूइंग योर वर्क? समटाइम्स maybe not consciously, maybe unknowingly you must have done this. तो होता क्या, अगर वो चीज 4-5 बार आपने कर दी, वो बच्चे का एक बिहेवियर वो भी क्रिएट करता है। एंड माय फादर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, busy in some other work, I am also busy in my play work, I'll also not respond. You know, so that is the behavior being trained by us unknowingly. So that's a virtual world. We have created a virtual world around our children. और ये मेन जो रीजन है, आई थॉट कि ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से ज्यादा हो रहा है। इट हैज एग्रेवेटेड इट एंड मैंने देखा है कि जो इस तरह के जैसे जो हमारे कंप्यूटर लाइन के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जब वो वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये किया मिला उन्हें, उस समय ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाइक हो गई हैं बिकॉज पेरेंट्स के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत था। दे हैड टू वर्क इट, यू नो, प्रोफेशनल्स हैं, उनको काम कंप्लीट करना है, बट बच्चा न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, समटाइम्स जॉइंट फैमिलीज पॉसिबल भी थी, तो पेरेंट्स अपने होम टाउन में हैं, सो देयर वाज नो वन अराउंड टू टेक केयर, मेड्स नहीं है, नो वन अराउंड टू टेक केयर ऑफ किड्स। तो वहाँ पे ये वर्चुअल वर्ल्ड और ज़्यादा एग्रेवेट हो गया एंड हैज़ बिकम द मेजर कॉज फॉर द वर्चुअल ऑटिज्म।
मैम मेरा एक क्वेश्चन है ऑटिज्म से रिलेटेड कि आप जो थेरेपी देते हैं वो तो ऑब्वियस आप किड्स को ही देते हैं, लेकिन आप क्या पेरेंटिंग टिप्स भी देते हैं पेरेंट्स को कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जहाँ हर कोई आगे निकलना चाहता है, एंड आई थिंक अब जो किड्स जैसे अब हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हाउ मेनी किड्स यू हैव, अभी नहीं हुए, अभी हमने प्लान नहीं करे, क्योंकि बच्चे ना प्लान करके होने लगे हैं। अब लोग कहने लगते हैं कब प्लान करोगे, कि जब इतना पैकेज हो जाएगा तो बच्चे प्लान कर लेंगे, ठीक है, तो वो उनकी प्लानिंग का पार्ट बन चुके हैं, जस्ट लाइक कि कोई जॉब है, ठीक है, कि हमें करने हैं, उनको बड़ा होना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लिव योर लाइफ। तो इसको थोड़ा नेचुरल रहने देते हैं, थोड़ा एनवायरमेंटल रहने देते हैं। ट्रू, इट हैज टू बी नेचुरल, बट ऑल्दो इट्स नॉट बैड टू बी प्लान्ड, बट यस उसमें सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, नॉट ओनली द पैकेज, because your age, your hormones, your mental health, your physical health, they are all very important, which nowadays people are not taking care of. Otherwise they are very conscious कि आप पहले sanitizer use करें and then you touch my child. Exactly. That's a sophistication is taking place of things of taking place of the care, touch. तो वहाँ से क्या हो रहा है, टच भी मिसप्लेस हो रहा है। लेकिन जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इट शुड बी प्लान्ड, बट इट शुड नॉट बी प्लान्ड, इट शुड बी प्लान्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एज, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसीव योर चाइल्ड। सो अभी ऑटिज्म का ये भी बहुत मेजर रीजन है, हाउ वाज योर द मेंटल हेल्थ of both the parents, not only the mother. It should be the father also. They should be happily conceiving your child, so their mental state should be stress free. So that is very important. But हमारे जब कभी चाइल्ड में कोई इशू हो जाता है, जैसे कोई ऑटिज्म का इशू है, डेवलपमेंट डिले का इशू है, then we are compare with the worst condition. क्या रे, उसका भी तो बच्चा है, वो तो अभी तक नहीं बोला, हमारा तो 2 महीने बड़ा है उससे, चलो बोल रहा है। हाँ, हम लोग अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस करते, क्योंकि हम लोग फेस से जाना नहीं चाहते कि हम डॉक्टर के पास जाएं या न्यूरोलॉजिस्ट। हम डिनाइल में भी रहते हैं ना, नहीं मेरे बच्चे को ऐसा नहीं हो सकता, ये भी डिनाइल फेस बहुत रहता है, नहीं मैम मेरा बच्चा तो ठीक है। तो डिनाइल विल नॉट गिव यू एनीथिंग, एक्सेप्टेंस विल गिव यू एवरीथिंग। तो मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारी डाइट होती है वो ऑटिज्म में कितना रोल प्ले करती है? देखो, हमारे ऑटिज्म में हाई एनर्जी चिल्ड्रन होते हैं, आप देखेंगे अंडर अराउज भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन आर हाइपर एक्टिव, रेस्टलेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन नहीं होता। तो बहुत सारे हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, जो कि हम पेरेंट्स को हमेशा गाइड करते हैं। एंड एज वी वर टॉकिंग विद द पेरेंटिंग टिप्स, तो जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वी गाइड देम फॉर द पेरेंटल वर्कशॉप्स आल्सो, राइट। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है फॉर एनीथिंग, योर लाइफस्टाइल एंड योर डाइट, यू आर मेड अप ऑफ योर डाइट ओनली, है ना। अगर आपके बॉडी में अच्छे केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, सपोज आपका इम्बैलेंस है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, तो आपकी बॉडी माल फंक्शन करेगी। तो गट इश्यूज भी जो होते हैं, स्टमक डिस्टर्बेंसेस हैं, सो देयर हैज टू बी बैलेंस। एंड हमें शुगर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शुगर फ्री डाइट हमें बच्चों को देनी है। रिफाइंड शुगर वी डू नॉट अलाउ, बिकॉज इट गिव्स द इंस्टेंट एनर्जी टू द चिल्ड्रन, एंड इफ यू आर टेकिंग फॉर द थेरेपीज, आप उसके ब्रेन को काम डाउन करा रहे हो, दैट विल कॉन्ट्राडिक्ट द थेरेपी, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग रिफाइंड शुगर which will instantly charge up your body. So हम सबसे पहले हमें लगता है कि हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को, अवॉइड गिविंग शुगर, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं जितने भी बच्चों के न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं, तो दे आर शुगर फ्री, which is very important. Nowadays children are born with immense energy, and natural sugar is present in all the fruits, all the vegetables, all the in our meals. So we should avoid this refined sugar, and we should provide protein rich diet. Proteins are building blocks of the body, so protein based diets हमें prefer करनी चाहिए। fried food कम देना चाहिए, junk food नहीं देना चाहिए, because it has chemicals which can cross your brain barriers also. So वो हमें brain के लिए वो एक healthy diet नहीं है। जंक फूड लेके ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। So वही है, मोमोज आर द फेवरेट ऑफ द चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। So that should be avoided. They play a major role in the lifestyle and the diet. शायद हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमें ना नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आर हार्ड्स एंड नेगेटिव आर easier. Positive needs cognition to understand, so sometimes we lack that intelligence to understand the positive impact of the things. I know that. So ma'am, then how they get integrated in their school,
कि वो इसको क्योर कर पाएं, ऑटिज्म या डेवलपमेंट डिले या जो भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं, तो वो पेरेंट्स अपने स्कूल में उन बच्चों के कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? See, we have special setups in the school itself, special sections, and by the government law also now every school has an integrated setup. Okay. So we have special educators, we have counselors, and depending on the child we make them integrated in the school setup. So ये vary करता है कि बच्चे का level क्या है, and we try our level best as a occupational therapist. हमारा basic goal रहता है कि उनको independent करना. Okay. तो independence in all the spheres of the life, in their day-to-day activities, in their play behaviors, in their education, in the social integration, in the communication part. So हम उनको स्कूल भेजते हैं, उनके साथ शेडो टीचर्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कभी कभी. बट येस दे गेट इंटीग्रेटेड. सो वी शुड नॉट थिंक कि नहीं अगर ऑटिज्म है तो बच्चा इंटीग्रेट नहीं हो सकता. सो कई बार ये बहुत लोगों का माइंड सेट है, अब ऑटिज्म हो गया मैम अब तो ये नॉर्मल स्कूल जाएगा ही नहीं. तो कई आप पेरेंट्स से मिलोगे जो कहेंगे हम इस पे पैसे क्यों लगाएं, हम अपने नॉर्मल बच्चे पे पैसे लगाएंगे, हम उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. सो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि अपने वो बच्चा तो अपने लेवल से ग्रो कर ही रहा है. ही नीड्स मोर ऑफ योर सपोर्ट, ही नीड्स मोर ऑफ योर हेल्प टू अंडरस्टैंड हिम बिकॉज ही इज लेस एक्सप्रेसिव. तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बट इट्स नॉट दैट टफ. सो एज अ पेरेंट, एज अ civilized member of the society, it is our duty to incorporate them, help them to come up with their abilities. हमें उनकी एबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, उसको एम्पावर करेंगे और इनको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा. सो स्कूल एंड द गवर्नमेंट इज मेकिंग न्यू लॉज जिससे इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंड आई होप नेक्स्ट फ्यू इयर्स में और बढ़ेगा. एग्जैक्टली, डेफिनेटली. सो दैट्स अ ग्रेट कि आज हमने मैम आपसे समझा कि ऑटिज्म क्या है, डेवलपमेंट डिले क्या है, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम किस तरीके से कर सकते हैं ऑटिज्म में या डेवलपमेंट डिले में. ये भी समझा हमने आपसे, और पेरेंटिंग टिप्स को भी लेके हमारी बात हुई, काफ़ी मिथ्स को भी लेके बात हुई. एक पर्सनल क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे बच्चे की आदत होती है शिकायत करना, हर बात में शिकायत करना कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. तो कुछ पेरेंट्स उसको सुनना भी नहीं पसंद करते कि हर समय शिकायत कर रहे होता, चुप रहा कर. ठीक है, तो इट्स मतलब वो उसको थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दो कि वो सही है गलत है, सुन के रिएक्ट करना सही है या सुन के खाली इग्नोर कर देना है या सुनना ही नहीं है. तो उसमें किस तरीके से आप राइट डिसीजन लो. अच्छा, जस्ट इमेजिन आप अपने पार्टनर से किसी चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हो एंड शी इज नॉट रिएक्टिंग टू इट, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट. हाउ वुड यू फील? वेरी बैड. The child will feel the same. When the child comes to a parent, he has that feeling that my parent understands me. है ना? Maybe he is right or wrong. That's a different aspect. वो सही गलत जजमेंट हम बाद में करेंगे. सबसे पहले it is important to listen to your child. Because there he comes with the faith that my parent understand me, he knows me, and it is the place where I am so much of comfort and I can express myself completely. And it's a responsibility of a parent to understand child, to listen patiently. Even if you're doing some work, tell him, okay, let's sit and let's talk. So take him and sit down and unse baat karo and try to understand his part. Don't blame, because sometimes what happens when अपने घर में जो बच्चे का बिहेवियर रहता है उसमें हम एक जनरल जजमेंट बना देते हैं. तुमने ही कुछ किया होगा बिना सुने, तुम ही ने शैतानी करी होगी, तुमने ही पहले मारा होगा, है ना? तो वो हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि उसका वो कब कहाँ सही कब हो जाएगा. तो इट इज़ ऑलवेज बिफोर जजमेंट आप उसको सुने, उसकी बात को समझे, और अगर आपको वो गलत भी लग रहा है तो उसको नेगेटिव वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करें. जैसे कि अगर बच्चे ने पानी गिरा दिया, गिव एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, फिर से पानी गिरा दिया, तुम सारा दिन गंदा करते रहते हो, सारा दिन फैलाते रहते हो. नो, दिस इज नॉट द राइट वे. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेलिंग नेगेटिव थिंग्स टू योर चाइल्ड. सो उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ कितनी कम हो जाएगी ना. ग्रेजुअली फर्स्ट टाइम पे नहीं होगा, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं होता. तो ग्रेजुअली अगर आप बोलते जाते हो रेगुलर, उसमें उसकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. इवन इफ द चाइल्ड इज नॉट ऑटिज्म, नॉट एनीथिंग प्रॉब्लमैटिक, बट इट इज इफेक्टिंग द जनरल साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. तो हमें क्या बोलना है, बेटा लेट्स क्लीन इट टुगेदर, कोई बात नहीं, इट्स ओके,
पानी स्पिल हो गया, बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम, चलो लेकिन आज हम एक साथ इसको क्लीन करते हैं। सो द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड, यू नो, उसे लगेगा मेरी मम्मा ने या मेरे फादर ने मेरी प्रॉब्लम समझी, इज नॉट ब्लेम्ड मी, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, राइट। तो एंड नेक्स्ट टाइम ही विल बी मोर केयरफुल डूइंग दैट। जब वो पानी पोर करेगा या पानी पिएगा तो ही विल बी मोर केयरफुल, बिकॉज दैट गिव्स यू गिव हिम द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू डील विद द चिल्ड्रन। दैट्स अ ग्रेट। और आपसे बात करके, थॉट सुन के, हो सकता है कि मेरी थोड़ी पेरेंटिंग्स अच्छी हो जाए यहाँ से। I'll be you know very happy if I made it successful. थैंक यू सो मच मैम। और जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं और आपने यहाँ तक ये वीडियो को एंजॉय किया है, मैम के थॉट्स को समझा है, प्रोसेस को समझा है, और अगर आपके बच्चे इस ऑटिज्म हो या डेवलपमेंट डिले हो या किसी भी ऐसे इश्यूज से घिरे हुए हैं, या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऑटिज्म है, डेवलपमेंट डिले है, कि स्पीच थेरेपिस्ट को ले जाऊं या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाऊं, कहाँ पर ले जाऊं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाऊं, तो स्क्रीन पर डॉक्टर चारू का नंबर आ रहा है, आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मैम का ईस्ट ऑफ दिल्ली में सेंटर है, आप वहाँ भी जाके मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रही है और आप कंसल्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालो, हम उसमें आंसर करेंगे। या कोई भी जनरल क्वेश्चन है आपका, आप पूछना चाहते हो अपने बच्चे से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन एकदम खुला हुआ है आपके लिए, आप कमेंट्स करिए। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सो दैट कि ये जो अवेयरनेस है वो आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो पाए। और हमारे सपोर्ट के लिए, मैम के सपोर्ट के लिए, इस चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ध्रुव।